हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड स्टडी। देखो बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियोस को देख लिया है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक्स, ओम्स लॉ, है ना। देखो बहुत ही आसान है ओम्स लॉ, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। बात समझो, आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। आपने पिछले वीडियोस में आपने दो चीज़ें पढ़ ली। क्या आपने पढ़ा? करंट कैसे फ्लो, करंट बेसिकली किसकी वजह से चलता था, या किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है? चार्ज के फ्लो होने की वजह से। हमेशा याद रखना बच्चे, चार्ज के फ्लो होने की वजह से ही करंट प्रोड्यूस होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने पढ़ा पोटेंशियल डिफरेंस, या आपने पोटेंशियल वाला टर्म आपने पढ़ा जिसको आप वी कहते थे। तो अब देखो, अब एक साइंटिस्ट आए, ठीक है, साइंटिस्ट कह लो या फिजिसिस्ट कह लो। तो एक फिजिसिस्ट आए ओम्स, है ना। उन्होंने एक रिलेशन दिया, बात मेरे ध्यान से सुनना। उन्होंने एक रिलेशन दिया। क्या रिलेशन दिया? किसके किसके बीच में दिया? तो आपने अभी जो दो चीज़ें पढ़ी हैं, आपने पढ़ा है करंट और आपने पढ़ा है पोटेंशियल, है ना। तो उन दोनों के बीच में, ये जो साइंटिस्ट हैं उन दोनों के बीच में इन्होंने एक रिलेशन दिया कि भाई इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे ये एक दूसरे के साथ कैसे ट्रीट करेंगे, क्या ये एक दूसरे के दुश्मन है, क्या है। मतलब बात समझ रहे हो? बात जो भी आप रिलेशन से रिलेटेड आप जो भी बातें आपको माइंड में आ रही हैं आप वो सोच सकते हो ना। तो एक रिलेशन है बेसिकली, ओम्स लॉ बेसिकली है कुछ नहीं, एक ये रिलेशन है किसके किसके बीच में? तो पोटेंशियल के बीच में और करंट के बीच में। तो अब यही जो रिलेशन है ना, इसी रिलेशन को हम बेसिकली कह देते हैं ओम्स लॉ। अब बेसिकली ये है क्या, तो थोड़ा सा हमें स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो आपने कहा कि सर ओम्स लॉ बेसिकली एक हमारे साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था? देखो इसका अगर हम इसकी बात करें, अगर इनका जो पूरा नाम था, इनका नाम था जॉर्ज साइमन। क्या था? जॉर्ज, GEORG, ओके, जॉर्ज साइमन, ठीक है। ये एक फिजिसिस्ट थे, जॉर्ज साइमन ओम, इनका ये पूरा नाम था, ठीक है। और ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। मतलब सारी की सारी खोजें भाई देखो जर्मनी इंग्लैंड में ही हो रही थी। जर्मन फिजिसिस्ट थे, फिजिसिस्ट, ओके, जर्मन फिजिसिस्ट थे, ठीक है। तो इन्होंने एक रिलेशन दिया किसके बारे में? वी और आई में एक रिलेशन दिया। वी और आई का मतलब आप समझ रहे हो, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या, कुछ बातें ऐसे समझ लो आप, क्या कह सकते हो आप कि इट इज अ रिलेशन। तो ये है क्या है? इट इज अ रिलेशन बिटवीन करेंट, दैट इज, इसको आप आई कहते हो, है ना, फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर, एंड पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप वी कहते थे, है ना, अकर्स इन टर्मिनल। मतलब आई और वी के बीच में रिलेशन। तो अगर हम इसको एग्जैक्टली अगर डिफाइन करें कि सर व्हाट इज ओम्स लॉ, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हम ये क्या कहेंगे? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देखो क्या हो जाएगा। बेसिकली होता है क्या है कि जो भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको आप पीडी भी लिख सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि इसको आप कहते हो वी, है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे होता है? डायरेक्टली, ओके, डायरेक्टली, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने आपको प्रोपोर्शनल के बारे में बताया था। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू वायर। मतलब कि क्या है, इन्होंने ये कहा कि हम इसको मैथमेटिकली सर कैसे रिप्रेजेंट करें, है ना। तो इन्होंने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब ऐसा है बच्चे कि अगर आप करंट बढ़ा रहे हो, है ना, तो क्या हो रहा है कि आपकी जो पोटेंशियल है वो बढ़ रही है। या अगर आप पोटेंशियल बढ़ा रहे हो, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो करंट क्या हो रही है? बढ़ी। ऑब्वियस सी बात है। देखो मैंने आपको वो टंकी वाला एग्जांपल समझाया था कि भाई अगर आपको करंट को फ्लो कराना है, बहुत आसान सी चीज़ है। अगर आपको पानी को, अगर आप चाहते हो कि बाल्टी में मेरी जो पानी है वो कंटिन्यूसली फ्लो होती रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बाल्टी के नीचे एक छेद कर देना पड़ेगा ना, होल कर देना पड़ेगा। ऐसा करना नहीं, बहुत मार खाओगे। तो कंटिन्यूसली क्या होगी, जो बाल्टी की पानी है वो क्या होगी? हमेशा फ्लो होती रहेगी। तो वही अब आपने कहा कि सर अगर हम बहुत ज़्यादा, अगर हम एक मतलब एक बड़ा सा अगर हम छेद कर दें तो क्या होगा? और ज़्यादा पानी बहुत तेज़ी से फ्लो होगा। तो वही काम यहाँ पर भी हो रहा है कि मतलब अगर आप डिफरेंस जितना ज़्यादा रखोगे,
आ रही बात है मेरी समझ में? अगर आप डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर वो बहुत ज़्यादा रखोगी तो जो करंट है वो भी बहुत ज़्यादा फ्लो होगी। भाई ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है तो ज़्यादा चार्ज फ्लो हो रहा है मतलब आपको ज़्यादा करंट लगेगा, है ना। अगर मान लो आपने कहा कि नहीं सर हम डिफरेंस थोड़ा सा कम रख दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस हम कम कर दें तो क्या होगा, तो भाई आपकी जो करंट होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब इन्होंने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही ना? ठीक है, बहुत आसान है, कोई नहीं है, कुछ नहीं है। ओम्स लॉ बेसिकली बस इन्होंने यही कहा कि हाँ भाई इन्होंने सारी चीजें बढ़ा करके देखी। अच्छा, करंट बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहे हैं तो करंट भी बढ़ जा रहा है। अच्छा, इसका मतलब है कि जो V है और I जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही होता है कि अगर आप करंट बढ़ाओगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा। अब इन्होंने कहा कि सर हमें पोटेंशियल, ये हमें जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो सिंबल है इसे हमें हटाना है। तो इन्होंने कहा कि हटा दो भाई, लेकिन उसके लिए आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे R। ठीक है, उस कांस्टेंट को हम क्या कहेंगे, R। और इन्होंने कहा ये जो आपकी जो जॉर्ज साइमन ओम थे, इन्होंने कहा कि वेयर R इज ए कांस्टेंट, R हमारा क्या है, एक कांस्टेंट है। ओके, R क्या है, एक कांस्टेंट है और इसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, ये अब आप नाम याद रखोगे, रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस। ओके, तो रेजिस्टेंस को बेसिकली हम डिनोट करते हैं R से, है ना। तो इन्होंने कहा कि ये जो कांस्टेंट आया है इसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। और आप अगर चाहो तो यहाँ से अगर आप R की अगर वैल्यू निकाल लो तो आप ये कहोगे कि V/I। आगे बातें समझ में? ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको अब इस चैप्टर में मिला है, क्या, R इज इक्वल टू V/I। देखो कुछ ये सब बेसिक से फॉर्मूले आप याद करते चलो। अगर आप ये सब बेसिक से फॉर्मूले अगर आप दिमाग में अगर आप रखते चलोगे, देखो है कुछ नहीं भाई। इन्होंने कहा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, है ना। हमने प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया तो क्या आ गया, एक कॉन्स्टेंट लग गया। उस कॉन्स्टेंट को हमने क्या कह दिया कि हमारा ये एक प्रोपोर्शनैलिटी है जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, याद रखना, क्या, रेजिस्टेंस। तो सर अब ये एग्जैक्टली रेजिस्टेंस है क्या? देखो, तो आपने कहा कि सर हमारे वायर में कोई करंट फ्लो हो रही थी, ठीक है। तो अब वायर में जो करंट फ्लो हो रही है तो वो बेसिकली क्या कर रहा है कि वो शायद हमारा वायर करंट को शायद कुछ रोकने का कोशिश कर रहा होगा, स्टॉप करने की कोशिश करंट को कर रहा होगा, या फिर ये भी हो सकता है कि जो करंट है वो पूरी की पूरी करंट को ही रोक दे। जैसे आपने कहा सर इंसुलेटर, जैसे आप अगर किसी लकड़ी को लेकर के सॉकेट में अगर उस लकड़ी को अगर डाल दो, है ना, तो क्या आपको करंट लगेगा, क्या, नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि वो जो लकड़ी है वो पूरी की पूरी इंसुलेटर है, मतलब वो पूरा का पूरा जो करंट है वो करंट उस वुड में फ्लो हो ही नहीं पा रहा है, उस तिनके में फ्लो हो ही नहीं पा रहा है। तो इस वजह से आपको करंट का फील नहीं हो पा रहा है। लेकिन यही काम अगर आप किसी एक मेटेलिक वायर को लेकर के करो, तो ऐसे हाथ में पकड़ लिया और इस तरीके से सॉकेट में लगा दिया, तो देखो क्या होगा, आपकी पूरी बॉडी में चार्ज आ जाएगा, बहुत सारा चार्ज आ जाएगा, है ना। मतलब आप चार्ज हो जाओगे, बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाओगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बेसिकली एक रुकावट है, किसका, करंट का। ये करंट को फ्लो होने से रोक रहा है। तो यहाँ पे आप दो बातें समझना। देखो, तो हम क्या कह सकते हैं कि बेसिकली हमारा जो ये जो रेजिस्टेंस है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी। यहाँ पे बच्चे देखो अभी कंफ्यूज हो जाते हैं। रेजिस्टेंस इज द, बता रहे हैं किसमें कंफ्यूज जाते हैं। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, ठीक है, टू रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रोकना, टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। और फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट, है ना। तो ये कह लो कि कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, या फ्लो ऑफ चार्ज को आप क्या कहते हो, ये तो आपको पता है, फ्लो ऑफ चार्ज को ही आप क्या कहते हो, करंट कहते हो। तो रेजिस्टेंस बेसिकली एक प्रॉपर्टी, याद रखना, रेजिस्टेंस कोई सब्सटेंस नहीं है, रेजिस्टेंस कोई भी सब्सटेंस नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है, जिसके थ्रू वो चार्ज को क्या करता है, फ्लो होने से रोकता है, करंट को फ्लो होने से रोकता है, करंट को फ्लो एक जगह से दूसरी जगह जाने से रोकता है ना। अच्छा, तो सर रेजिस्टेंस अब हमारी एक अगर प्रॉपर्टी है, तो देखो दो चीजें हैं यहाँ पे बच्चे, देखो अब कंफ्यूज देखो किसमें होते हैं। एक होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, और एक होता है रजिस्टर। क्या होता है वो, कॉपी वाला रजिस्टर नहीं भाई, रजिस्टर,
ओके। रजिस्टर, जैसे आप दुकान पर जाओगे ना, आप कहोगे भैया रजिस्टेंस दे दो, कहेगा लो, और इधर एक तार पकड़ा देगा, पकड़ो इसको, और वो पूछेगा भैया कितना रजिस्टेंस चाहिए, लगा देगा, मिला रजिस्टेंस। तो आपको जाकर के क्या बोलना है, आपको बोलना है कि भैया एक रजिस्टर दे दो, ठीक है ना, रजिस्टर दो, रजिस्टेंस नहीं दो, रजिस्टेंस दोगे तो फिर वो तुम आपको लगा करके दे देगा रेजिस्टेंस, ठीक है। आपको क्या मांगना है, आपको रजिस्टर मांगना है। तो रजिस्टर हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई, एक हमारा कोई एक मटेरियल हो गया, जिसके थ्रू हम, इस रजिस्टर के थ्रू क्या करते हैं, इस रजिस्टर के थ्रू हम रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। आ रही बात है समझ में। अब इस रेजिस्टेंस का हमारी जो डेली लाइफ है, मतलब हम जो डेली लाइफ में अपने हम जो गैजेट्स यूज करते हैं, वो चाहे आपका फोन हो या फिर आपका फोन का चार्जर हो, बहुत सारी चीजें हम इन सारी चीजों में हम रजिस्टर्स का यूज करते हैं। क्या क्रिएट करने के लिए, रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, मतलब करंट की हम फ्लो को, मान लो अगर हमें रोकना है या फिर हमें बहुत ज्यादा बढ़ानी, तो ये सारी चीजें हम इस रजिस्टर्स के हेल्प से कर सकते हैं। आगे मेरी बातें समझ में। अच्छा, तो आपने कहा सर रजिस्टर हमें समझ में आ गया, और रजिस्टेंस क्या क्रिएट करता है, रजिस्टेंस क्रिएट करता है, सॉरी रजिस्टर क्या क्रिएट करता है, रजिस्टर क्रिएट करता है रजिस्टेंस, है ना। तो आप दुकान पर जाओगे तो क्या मांगोगे, रजिस्टेंस नहीं मांगना, रजिस्टर मांगना, है ना, नहीं तो फिर वो आपको करंट दे देगा, लो इतने रजिस्टेंस, लो मिल गया। तो अब सर हम इसकी बात करते हैं यूनिट की। ओके, देखो अगर हम बात कर ले यूनिट की, तो हमने कहा सर इसकी यूनिट कैसे निकाली जाए। आपको पता होगा ओम कहते हैं भाई ओम ने, देखो जो जॉर्ज साइमन ओम है, उन्होंने अगर डिस्कवर किया है तो ऑब्वियसली बात है इसका यूनिट भी क्या होगा, ओम होगा। लेकिन आया कैसे, तो आपने कहा सर आर इज इक्वल टू, आपने ये कहा आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो देखो आर इज इक्वल टू आपने कहा वी अपॉन आई, और आपको वी का मतलब पता है, वी की यूनिट आपको पता है क्या, वी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है। आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है ना, ये तो आपको पता है, ठीक है। तो क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर, क्या हो गया, वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम, ठीक है। और इसको हम डिनोट करते हैं इस वाले टर्म से, ओम, ठीक है, ओम क्या कहते हैं, ओम कहते हैं, ओम। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही हैं। रेजिस्टेंस की आपको यूनिट पता चल गई, क्या होता है, वोल्ट पर मीटर होता है, सॉरी वोल्ट पर एम्पियर होता है, जिसको हम ओम कहते हैं, है ना। इस तरीके से हम इसको हमेशा डिनोट करेंगे अपने, जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे तो आपको इस तरीके से ओम को डिनोट करना है। अब देखो ये जो रजिस्टर है, ये जो आपका रजिस्टेंस है, तो इसकी जो वैल्यू होती है, भाई हमने कहा कि रेजिस्टेंस की कुछ वैल्यू होगी, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम। अब आपकी जो मार्केट में जो रजिस्टर्स मिलते हैं वो भी कई सारी वैरायटी के मिलते हैं, 1 ओम का है, 2 ओम का, और भी छोटा ओम ले लो, माइक्रो ओम ले लो, है ना, इस तरीके से आप ले लो। तो अब ये इसकी जो वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू डिपेंड करती है, तो सर किस पर डिपेंड करती है, देखो तो ऐसे लिख लो, द वैल्यू ऑफ, ये लिख लो क्या, द वैल्यू, दिख रहा है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज डिपेंड्स अपॉन सम फैक्टर, कुछ फैक्टर होते हैं जिस पर हमारी ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। जैसे पहला, साइज क्या है भाई, है ना, मतलब कि हमारा जो कंडक्टर है, जो हमारी जो वायर है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस क्रिएट करना चाहते हैं, उसकी साइज क्या है। दूसरी चीज क्या, कि उसका जो नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब कि जो मटेरियल है ना, वो कैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल वो कैसा है। मान लो अगर एक मेटल ले रहे हो तो मेटल की तो कुछ रेजिस्टेंस होगी, मान लो आपने इंसुलेटर ले लिया तो पूरा का पूरा ही मतलब करंट को रोक दिया, फ्लो ही नहीं कर पा रहा है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है, ठीक है। तो तीसरी चीज जो होती है टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल का टेम्परेचर क्या है। तो ये बातें आपको याद रखना है, ये यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है बेसिकली किस पर डिपेंड करती है। तो आप क्या बताओगे, साइज पर, नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर पर, टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर। ये बेसिकली आप 3 चीजें बताओगे। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है, चलो ओके सर, तो फिलहाल इतनी बातें समझ में आ रही हैं। चलो, आपको रजिस्टर और रेजिस्टेंस में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात हम और समझते हैं, रजिस्टिविटी सर ये क्या चीज होती है, क्या समझते हैं, रजिस्टिविटी, ठीक है, क्या जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक, इसका और नाम क्या होता है, इसका और नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये क्या बोला है सर,
रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस? भाई देखो है कुछ नहीं, आपने कहा कि मेरे पास एक रजिस्टर था। रजिस्टर क्या क्रिएट करता है? रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी है, रेजिस्टेंस की पर्टिकुलर कोई वैल्यू होती है ना, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 1000 ओम, इस तरीके से कुछ वैल्यू होती है। तो अब ये सर रजिस्टिविटी क्या चीज़ है? देखो अब रजिस्टिविटी समझने के लिए बेसिकली कुछ ऐसा समझो। देखो आपने कहा कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता था। आपने कहा साइज पर, और नेचर ऑफ मटेरियल पर, और टेम्परेचर ऑफ मटेरियल पर। ठीक है, अब साइज की देखो अगर हम बात करें तो देखो पहली चीज़ ये सब ऐसे समझो कि जो रेजिस्टेंस है, मान लो हमने कहा कि जो रेजिस्टेंस है ना, हमने ये कहा कि R इज, है ना, जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो कैसे होता है? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब R जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो हमारी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसको हम सर कैसे मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये आपका मान लो पहला एक इक्वेशन है। दूसरी चीज, अब जो रेजिस्टेंस होता है वो थिकनेस पर भी डिपेंड करता है, थिकनेस पर भी डिपेंड करता है। मतलब कैसे कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि R इज, अब देखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या कह सकते हैं? R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। एरिया, अब एरिया को आप कैसे डिनोट करते हो? ए से डिनोट करते हो। तो इन्होंने ये कहा कि जो R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके से, है ना। अगर बोलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आप ये बताओगे, और अगर कहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप ये बताओगे। ठीक है, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो इन्होंने कहा कि जो R है ना, कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पता चला कि जो R है वो L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब आप लेंथ बढ़ाओगे तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एरिया बढ़ा रहे हो, अब जैसे 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 एरिया बढ़ा रहे हो तो वैसे वैसे उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम होती जाएगी, है ना। या इनवर्सली में हमेशा होता है कि आप इसको अगर बढ़ाओगे तो ये कम होगी, अगर आप इसे घटाओगे यानी कि डिक्रीज करोगे तो ये क्या होगी? ये आपकी बढ़ेगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, अब क्या करो, आप दोनों को देखो मिला दो, फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपने दोनों को मिला दिया, देखो ये भी R है, ये भी R है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इंटू 1/A। भाई ये भी R, ये भी R, तो दोनों R हैं, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इतना कह सकते हैं। अब यहाँ से हमने फिर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमें हटाना है, तो हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा दिया, तो क्या लगेगा? इक्वल लगेगा। और जैसे ही देखो, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? रो। कुछ इस तरीके से, मतलब P बनाओगे, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा P बना देना है, यूं इस तरीके से करके P बना देना, नहीं, P बनाओ लेकिन थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा, ऐसे हल्का सा ऐसे बेंड करके बनाओ। ठीक है, ये आपका रो है, इसको हम क्या कहते हैं? रो। तो रो और L/A, वो वाला रोना वाला रो नहीं है ना, इसको हम कहते हैं रो। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रो, RHO, रो। ठीक है, तो अब देखो, अब ये जो R है, R यहाँ पे हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। आगे बात से समझ में? तो लिख लो, क्या है सर आपका जो रो है, वेयर रो, रो इसको आप RHO कहोगे, है ना। रो इज अ कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, एंड इट इज कॉल्ड, और इसे हम क्या कहेंगे? एंड इट इज कॉल्ड रजिस्टिविटी। क्या कहेंगे? रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इतनी बातें सर समझ में आ रही है? इसको हम क्या कहेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल की, कंडक्टिंग मटेरियल। ओके,
तो अगर देखो, अगर आपको अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर ये रजिस्टिविटी क्या बता रहे हैं, ये देखो बेसिकली रजिस्टिविटी का मतलब है कि कितनी एबिलिटी है पर्टिकुलर उस मेरे कंडक्टिंग मटेरियल के पास, उस कंडक्टिंग वायर के पास कितनी एबिलिटी है कि कितनी ज़्यादा अमाउंट में जो है वो हमारे करंट को रोक सकता है। मतलब ऐसा समझ लो, या फिर अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर हम ये कह दें कि कितना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, कितना ज़्यादा वो रेजिस्टेंस जो है वो रोकेगा। आ रही बात है समझ में? मतलब ये एक क्या है, ये बेसिकली एक एबिलिटी है ना, कितना ज़्यादा अमाउंट में वो चीज़ों वो करंट को रजिस्ट कर पा रहा है। देखो फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो, जैसे आपने कहा कि सर मेरे पास बेसिकली आप दो टाइप की आप जानते हो। आपने कहा कि मेरे पास एक होता है कंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। तो देखो कंडक्टर के केस में क्या होता है, अगर हम बात करें कंडक्टर की, ठीक है, तो कंडक्टर में जैसे देखो कंडक्टर की जो रजिस्टिविटी होती है वो लो होती है। बात समझना, कंडक्टर की रजिस्टिविटी लो होती है भाई, तभी तो लो है, तभी तो क्या है, करंट आसानी से फ्लो हो जाता है, होता है ना, ठीक है। लेकिन इंसुलेटर की रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है, तभी तो पूरा का पूरा करंट क्या होता है, रुक जाता है। तो हमने कहा कंडक्टर है ना, कंडक्टर एंड एलॉयज। अब ये बेसिकली एलॉयज क्या होते हैं, तो एलॉयज बेसिकली एक मिक्सचर होता है जिसको हम दो अलग अलग मेटल को मिला करके बनाते हैं, उसको हम एलॉयज कहते हैं फिलहाल, ठीक है। तो हमने कहा कि सर कंडक्टर और जो एलॉयज हैं इनकी जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, लो होती है, लो रजिस्टिविटी, ठीक है। और हमारे पास जैसे इंसुलेटर होता है, तो इंसुलेटर की रजिस्टिविटी क्या होती है, हाई होती है। तो अब आपको इतनी बातें समझ में आ रही है कि जिसकी रजिस्टिविटी लो होगी, जिसकी रजिस्टिविटी जितनी ही ज़्यादा लो होगी वो उतना ही ज़्यादा अच्छा क्या होगा, कंडक्टर होगा। आगे मेरी बातें समझ में, जिसकी रजिस्टिविटी जितनी ही ज़्यादा लो होगी वो उतना ही अच्छा कंडक्टर होगा, और जिसकी रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा हाई होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इंसुलेटर होगा। आ रही मेरी बात समझ में? देखो तो कंडक्टर के इसमें हमने कहा कि इसकी जो रजिस्टिविटी होती है वो लगभग होता है कितना, 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब ये ओम मीटर क्या है, ये आपकी रजिस्टिविटी का यूनिट होता है। कैसे, अभी आपको देखो बताएंगे फिलहाल, है ना। तो लगभग 10⁻⁸ के आसपास लगभग होता है, किसका, कंडक्टर का होता है, ठीक है। और जो एलॉयज होते हैं ये आप याद रख लेना है बस केवल आपको, एलॉयज की जो रजिस्टिविटी होती है वो 10⁻⁻6 ओम मीटर होती है, ठीक है। तो आप बताओ कंडक्टर और एलॉयज में से सबसे अच्छा जो आपका मटेरियल होगा करंट को फ्लो कराने के लिए वो कौन होगा, वो आपका होगा ये, है ना, ठीक है। अब बात आ रही है ना समझ। मैंने कहा ना कि सर जिसकी रजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा लो वो उतना ही अच्छा हमारे करंट का मतलब उसमें उतने ही अच्छे अमाउंट में करंट फ्लो होगा। जैसे आपने कहा सर सिल्वर, ठीक है, सिल्वर ना, तो सिल्वर हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें बहुत ही कम अमाउंट में करंट क्या होता है, रुकता है ना, बहुत ही कम अमाउंट में ये करंट को क्या करता है, सिल्वर रोकता है। लेकिन हम इसलिए बेसिकली ये कहा जाता है कि अगर हम हर जगह सिल्वर के अगर हम तार लगा दें तो हमारे जो करंट का लॉस है वो बहुत ही कम होगा। लेकिन पहली बात कि अगर आपने सिल्वर की अगर आपने वायर लगा दिए हर जगह गली मोहल्ले में तो क्या होगा, उनको तो सबसे पहले रात में चोर ही उसको निकाल करके ले। भाई चांदी कौन छोड़ेगा, सिल्वर का मतलब क्या है, चांदी है आपका, तो चांदी कौन छोड़ेगा, है ना, तो पहले ही गायब हो जाएगा। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, तो इसलिए फिर हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं या फिर हम कॉपर का यूज़ करते हैं। हरी बात है उसमें। देन उसके बाद अगर हम बात करें एलॉयज की, देखो पहले थोड़ी सी बात है और हम कुछ और समझ लेते हैं। फिर हमने कहा सर इंसुलेटर। अब इंसुलेटर की बताओ, इंसुलेटर की कंडक्टिविटी जो हमारी जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, वो रजिस्टिविटी और ज़्यादा हाई होगी। तो हमने कहा सर इंसुलेटर हैव हाई रजिस्टिविटी। कौन सी रजिस्टिविटी, हाई रजिस्टिविटी। इंसुलेटर हैव हाई रजिस्टिविटी। इंसुलेटर की जो रजिस्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। कितनी होती है, तो लगभग 10⁻12 से लेकर के 10⁻17 ओम इंटू मीटर तक होती है। अभी ओम इंटू मीटर बताते हैं फिलहाल। लगभग देख लो बहुत ज़्यादा हाई होती है ना, तो अब जितना ही ज़्यादा हाई
अब ऐसा नहीं है कि हमें हमें देखो हमें दोनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे आप वो देखो, आप प्लास देखो तो प्लास के ऊपर क्या एक ऐसा प्लास्टिक की कोटिंग हुई रहती है, या फिर आपने वो स्क्रू ड्राइवर देखा है तो उसके ऊपर क्या रहता है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है। क्यों? क्योंकि हमें करंट ना लगे, है ना, क्योंकि वो एक अच्छा इंसुलेटर है। तो हमें दोनों की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कि केवल इंसुलेटर खराब है या फिर हमारा कंडक्टर बढ़िया नहीं, हमें दोनों की जरूरत पड़ी भाई। हम इस कंडक्टर को हम डील कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर से, ताकि हमें करंट ना लगे। अच्छा, इतनी बातें समझ में आ रही है? इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब देखो कुछ बातें हम कंडक्टर के बारे में, हम एलॉयज़ के बारे में समझते हैं, ठीक है। अपने का सर ये एलॉयज़ का कहाँ यूज़ करते हैं? बहुत जगह यूज़ करते हैं। देखो एलॉय बेसिकली आपको पता है बेसिकली क्या होता है कि एक मेटल का बना हुआ होता है, जिसमें आप दो या दो से ज़्यादा मेटल को आप एक दूसरे में मिक्स करते हो, तब जाकर के क्या बनता है? एलॉय। जैसे बढ़िया सा जो एग्जांपल है आपके एलॉयज़ का, वो आप जिस बर्तन में, आप जिस थाली में, आप जिस प्लेट में आप खाना खाते हो ना, आपके घरों में जो थाली है, जो बर्तन है, जो एकदम मस्त चमकता रहता है हमेशा, उसको चाहे जितने भी साल हो गए, तो आपका एक एग्जाम्पल है एलॉय का। उसमें कई सारी चीज़ों को, कई सारे मेटल्स को मिक्स करके बनाया गया है। देखो तो एलॉयज़ की खासियत क्या होती है कि ये हाई टेम्परेचर को क्या करता है? रजिस्ट कर सकता है, मतलब हाई टेम्परेचर को ये बियर कर सकता है ना। मतलब कि ये बर्न नहीं होगा कि अगर तुमको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर दे दे तो ये ऐसा नहीं कि ये गल जाएगा, नहीं, ये हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है। दूसरी चीज़, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी यूज़ करते हैं, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कहा, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा, समझ लो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने कहा इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। हमारे जो इलेक्ट्रिक आयरन होते हैं तो उसको हम बेसिकली एलॉयज से बनाते हैं। या फिर आपने नाम सुना होगा टंगस्टन का, ठीक है, टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन का आपने नाम सुना है? जैसे जो पहले के जो बल्ब आते थे पीले पीले, है ना, तो उसमें एक वायर लगा रहता है, वो जो जो आप जो एकदम जो चमकता हुआ दिखाई देता है ना, ठीक है, इसको हम कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं? फिलामेंट। अब देखो वो जो वायर जो चमक रहा होता है, सोचो उसमें कितनी ज़्यादा हीट, वो कितना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। अगर आप केवल बल्ब को छुओ तो आपकी हाथ जैसे लगती जल जाती है, तो अगर आप उस वायर को छुओगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा वो हीट क्रिएट करता है। तो आपको समझ में आ गया, तो ये जो टंगस्टन है ये बेसिकली हमारा एक एलॉयज है ना। तो अगर आप इसका थोड़ा सा अगर कॉम्बिनेशन याद रखो तो बेसिकली ये निकिल और प्लस कॉपर को आपस में मिला करके बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक और हमारा है एलॉयज का एग्जांपल है नाइक्रोम। क्या है? नाइक्रोम है, ठीक है। ये बेसिकली किससे मिला करके बनाया जाता है? ये आपका बनाया जाता है निकिल प्लस कॉपर प्लस मैग्नीज, है ना, Mn, एंड प्लस Fe मतलब आयरन, ठीक है ना। तो इन सब सारी चीज़ों से मिला करके हमारा ये नाइक्रोम बनाया जाता है। आ रही बात है समझ? तो एलॉयज का भी हम यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एलॉयज की हमने ये देखा था कि एलॉयज की जो रजिस्टिविटी है वो कंडक्टर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी ज़्यादा है ना। यानी कि अब देखो हम इनका भी हमें यूज़ करना है। जैसे आप जो हीटर के जो वायर देखते हो जो बहुत ज़्यादा एकदम रेड रेड जो नज़र आते हैं गर्म होने पर, तो वो भी बेसिकली हमारे एलॉयज से ही, वो मतलब वो भी एक एलॉयज ही होता है, ठीक है, नाइक्रोम जो आपका वायर है। तो ये सारी चीज़ें आ रही मेरी बातें समझ में? तो एलॉयज का भी हम यूज़ करेंगे, है ना। मतलब ओवरऑल आपको रजिस्टिविटी का मतलब समझ में आया, तो रजिस्टिविटी की बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि हाँ हम किस वायर का यूज़ एज अ करंट फ्लो कराने के लिए करेंगे, और किस वायर का यूज़ हम एज अ करंट को हमें कलेक्ट करके रखना है। तो जब करंट जब कलेक्ट जब रहेगी, है ना, एक जगह पर जब रहेगी, तो वो क्या होगा, वो एक हीट प्रोड्यूस करेगी, और इसी हीट का हम यूज़ करते हैं। आप वो चाहे आपका वो इलेक्ट्रिक आयरन हो, वो फिर चाहे आपका रूम हीटर हो, है ना, या फिर वो आपका मतलब आ रही मेरी बातें समझ में, है ना। तो इस तरीके से हम बहुत सारी, अभी हम अप्लायंसेस पढ़ने वाले हैं, बहुत सारे अप्लायंसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। तो सर देखिए हम कहाँ पर थे, हमें ये पता चला कि जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आर हमने ये कहा कि बेसिकली हम देखो हमें ये फॉर्मूला मिल चुका था कि आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, ये हमें फॉर्मूला मिला था, ठीक है। और देखो अब अगर इसकी बात करें, अगर हम यूनिट की बात कर लें तो यूनिट हमें इसकी क्या मिल जाएगी? देखो मैंने कहा कि सर यूनिट निकालने के लिए आप ऐसे कर लो, रो को आप यहीं छोड़ दो, रो को आपने यहीं छोड़ दिया, ठीक है, इस ए को इधर भेज दिया, तो आर इंटू ए अपॉन एल। ये बात बोलो, ये बात इतनी समझ में आ रही है? ठीक है, अगर इतनी बातें समझ में आ रही है, अब देखो अब आर की यूनिट आप क्या लेते हो? आर की यूनिट आप लेते हो ओम। क्या लेते हो? ओम। ए की यूनिट क्या लेते हो? ए की आप यूनिट लेते हो मीटर स्क्वायर। भाई ए आपका एरिया है ना, तो एरिया की यूनिट आप क्या लेते हो? मीटर स्क्वायर लेते हो। अपॉन लेंथ है तो लेंथ की यूनिट भी आप क्या लेते हो? मीटर लेते हो। एक मीटर से एक मीटर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया? ओम इंटू मीटर। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा रजिस्टिविटी होगी, इसको हम रो कहते हैं, रो को हम क्या कह सकते हैं? ओम, ओम इंटू सॉरी ओम इंटू मीटर,
तो ये हमारा हो जाएगा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, ठीक है, मतलब यूनिट, सॉरी यूनिट हो जाएगी। आ रही मेरी बातें समझ में? ओके सर, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए, तो अब इसके बेसिस पर अब हम एक न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, है ना। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ओके सर, ये एक जल्दी सा क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल आपका 12.2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके पिछले वाले वीडियोस में बेसिकली होना चाहिए, कोई बात नहीं। आपको देखो कितना याद है, आपको फॉर्मूला देखो याद है कि नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन एक बार पढ़ लो ध्यान से। कह रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग चार्ज, ओके, ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट हैविंग अ पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने आपको बताया था 12 वोल्ट, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो आपका है 12 वोल्ट। ओके, तो सबसे पहले आप क्या कर लो, गिवन कर लो। क्वेश्चन करने का सबसे पहले तरीका क्या होता है, आप क्वेश्चन पढ़ते हो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप गिवन करते हो। फिर से पढ़ो, कह रहा है क्या निकालना है, हाउ मच वर्क इज डन, यानी कि आपको डब्ल्यू निकालना है, वर्क दैट इज आपको डब्ल्यू निकालना है। मूविंग चार्ज है ऑफ 2 कूलम, यानी कि क्या दे दिया, क्यू दे दिया, क्यू इज इक्वल टू कितना दे दिया, 2 कूलम दे दिया। ओके, 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि V दे दिया, V कितना दे दिया, 12 वोल्ट दे दिया है, ठीक है। अब आप फॉर्मूला जानते हो क्या, आपको पता था V इज इक्वल टू आप क्या कहते थे कि चार्ज को, है ना, यानी कि W अपॉन क्यू को ही हम क्या कहते थे, पोटेंशियल कहते थे। मैंने कहा था ना कि चार्ज को ले जाने में जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ रहा है उसी को आप इस तरीके से आप याद रखते थे। फॉर्मूले को याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। देखो आप प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, आप चीज़ों को अपने नोट्स में लिखने के बाद उनको थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाता है ना। ये सारी चीज़ें बेस्ड होती हैं बच्चे प्रैक्टिस पर। जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आपकी ये चीज़ें स्ट्रांग होगी, है ना। देखो, तो आपने कहा V इक्वल टू सर W अपॉन क्यू होता है, हमें यहाँ से W निकालना है, तो W को आप यहीं छोड़ दो, Q को इधर ट्रांसफर कर दो, तो क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू हो जाएगा। अब देखो V की वैल्यू कितनी है, 12, तो कितना आ गया, 12 इंटू 2 दैट इज 24। अब बेसिकली ये कुलाम में है, ये वोल्ट में है, तो क्या हो जाएगा, कुलाम इंटू वोल्ट को आप क्या कहते थे, जूल कहते थे, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24 जूल। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब कि आपका एग्जांपल नंबर 12.2 हो गया, ठीक है। देखो एक और चीज आपकी उसके नीचे जो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपको इस बुक में अगर दिख रहा है तो देखो, है ना, बेसिकली नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो अपनी वाली बुक में देखो क्या कह रहा है कि नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। मैंने आपको बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस आप बेसिकली किसके, यानी कि आपकी जो वोल्टेज है, वोल्टेज आप बेसिकली किससे मेजर करते हो, आप मेजर करते हो वोल्ट मीटर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि अगर जो पोटेंशियल डिफरेंस है 2 पॉइंट के बीच में, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। तो सिंपल सी बात है, आप डिफाइन करोगे 1 वोल्ट को, आप डिफाइन करोगे, और 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करते थे, है ना। मैंने कहा कि अगर हमारे पास 1 जूल अगर वर्क, 1 जूल हमें क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, किसको, 1 कूलाम को ले जाने के लिए अगर हमें 1 जूल अगर वर्क करना पड़ रहा है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कहेंगे 1 वोल्ट। आ रही मेरी बात समझ में, है ना। उसी को हम क्या कहेंगे, मतलब डेफिनेशन आपका ये वोल्ट वाला आपका जो है वो डेफिनेशन आपका हो जाएगा। ओके सर, एक और क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी। अच्छा, क्या कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी, एनर्जी कह रहा है। देखो मैंने ये बात आप हमेशा याद रखो, आप जैसे ये क्लास 9th में भी आप पढ़े थे कि जो आपकी जो एनर्जी होती है वो वही आपका क्या होता है, वर्क डन होता है। तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, आप अपनी बुक में देख रहे हो ना, कह रहा है कि हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी यानी कि आपसे एनर्जी पूछ रहा है, दैट इज ई पूछ रहा है, मतलब आपसे डब्ल्यू पूछ रहा है, ठीक है। टू ईच कूलाम मतलब यानी कि आपका यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू कितना दे दिया, 1 कूलाम दे दिया, ठीक है ना। ईच कूलाम पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी, तो V इज इक्वल टू कितना दे दिया, V इज इक्वल टू दे दिया 6 वोल्ट। तो लगा दो भाई, W इज इक्वल टू आप क्या जानते हो, अभी थोड़ी देर पहले आपने किया, है ना। W इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू क्यू, V की वैल्यू है कितनी 6 इंटू क्यू की वैल्यू है कितनी 1, तो कितना हो जाएगा 6 जूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 6 जूल। आगे इतनी बातें समझ में। चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं, इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके बच्चों, देखो ये आपका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12.3। देखो आपको एग्जाम्पल को लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी है ना। ऐसा नहीं कि आप केवल थ्योरी पढ़ करके आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी या फिर आप कर ले जाओगे। अगर आपने थ्योरी अगर देखो, अगर बहुत आप अच्छे से अगर पढ़ते चले आ रहे हो और मतलब ये इंपॉर्टेंट है भाई, एग्जाम्पल्स को लगाना जरूरी है, न्यूमेरिकल्स को लगाना जरूरी है। ऐसे कोई कैसे करेगा कि एग्जाम्पल केवल थ्योरी पढ़ेगा और न्यूमेरिकल्स एग्जाम्पल लगाएगा नहीं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लगाओ, है ना। भागना नहीं है कि नहीं यार सर न्यूमेरिकल आ गया चलो छोड़ करके भाग जाते नहीं है, देखो ऐसा नहीं करना। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को एक बार पढ़ते, कहता है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, एक हमारे पास इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये बात ध्यान दो, ड्रॉ
फ्रॉम 220 वोल्ट। अब ऐसी बात है, हमें कितने, हमारे घरों में कितने वोल्टेज आती है, 220 से लगभग 240 के आसपास हमारी वोल्टेज जो है वो घरों में आती है ना। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज 1200, तो बल्ब की जो रेजिस्टेंस है वो 1200 है, 1200 ओम है, रेजिस्टेंस ओम है ना। देखो एक बात और हमेशा याद रखना, जो रजिस्टिविटी होती है, आप कहो कि सर ये रजिस्टिविटी और ओम में सर रिलेशन क्या है, तो याद रखना कि जो रजिस्टिविटी होती है वो ओम की अपोजिट होती है, मतलब रेजिस्टेंस की अपोजिट होती है ना। अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि किसी का रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, किसी का अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है मतलब उसकी रजिस्टिविटी क्या है, कम है, ठीक है, उसकी रजिस्टिविटी क्या है, कम है। और अगर हम आपसे ये कहें कि अगर मान लो किसी का अगर रेजिस्टेंस कम है, तो अगर रेजिस्टेंस कम है मतलब उसकी रजिस्टिविटी ज्यादा है। आगे बात है समझ में, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है, क्या कुछ नहीं है भाई, उल्टा समझ लो, रेजिस्टेंस ज्यादा, रजिस्टिविटी कम, ठीक है। देखो तो आपने कहा सर 12 ओम है, कह रहा है कि हाउ मच करंट, हमें क्या निकालना है, ये पहला हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया ना, यहाँ से बी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। कहता है कि हाउ मच करंट, यानी कि आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गिवन करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम क्या लिखते हैं, हम गिवन करते हैं, बहुत आसान है। गिवन, तो गिवन कहता है, गिवन हमें निकालना है आई, ठीक है, हमें आई निकालना है। विल एन, आप पहले क्वेश्चन को आपने लिख लिया ना, विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी कि ये क्या दे दिया, आपका दे दिया पोटेंशियल डिफरेंस, कितना दे दिया, 220 वोल्ट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब, क्या दे दिया, आर दे दिया ना, बल्ब की रेजिस्टेंस दे दी, मान लो आर भी मान ले, बल्ब की रेजिस्टेंस दैट इज आरबी इक्वल टू कितना दे दिया, 1200 ओम दे दिया है, ठीक है। क्या पूछ रहा है हमसे, करंट पूछ रहा है। तो आप मेरे को ये बताओ, करंट में, वोल्टेज में और रेजिस्टेंस में आप एक ही रिलेशन जानते थे, आपको सर हम तो भूल गए, पता नहीं आपने क्या बताया था, कुछ नहीं, आप याद करो, आपको बस इतनी बातें याद थी क्या कि वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन होता था। तो आपने कहा था कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आपने कहा था। तो आपने फिर ये भी कहा था कि V इज इक्वल टू आई आर, आ गई याद, बातें याद आ गई, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो आपने कहा V इज इक्वल टू क्या है, आई आर है, तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, आई निकालना है कि भाई हमारा जो बल्ब हमारे रूम में जो जल रहा है वो उसमें, उस बल्ब में कितना करंट जा रहा है। देखो तो आई इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, वी नो दैट, ये आप लिख लोगे वी नो दैट, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन आर। वी की वैल्यू देखो भाई कितनी है, वी की वैल्यू दी गई है 220 वोल्ट अपॉन, है ना, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू दी गई है 1200 ओम, है ना, ये आपका वोल्ट है और ये आपका ओम है। तो कितना हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और इसको थोड़ा सा और भाई काट पीट कर लेते हैं, तो 2 से काट दिया जाए, ओके देखो ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 60, ओके तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 11 अपॉन 60। ओके सर, इतनी बातें समझ में आ रही है। अब देखो, अब कई बच्चे यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ से डिवाइड देखो अब करेंगे, लेकिन एक बात समझो, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हो, पता है कैसे। देखो मैंने आपसे कहा सर ये 60 है, तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, 11 अपॉन 6 इंटू 10 लिख सकते हो क्या, लिख सकते हो। अच्छा सर अगर ये ऐसे है तो आप इसको कुछ ऐसे लिख सकते हो क्या, 11 अपॉन 6 इंटू, इसको आप ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 10 टू दी पावर -1, क्योंकि अभी ये इसके पावर में कितना 1 है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर कितना जाएगा, -1 हो जाएगा, ऐसे आप लिख सकते हो क्या। अब आप यहाँ से इसको डिवाइड कर लो, अब देखो आसान है डिवाइड करना। तो आपने कहा सर आई इज इक्वल टू 6 कम 6 कितना हो गया, लगभग 1 पॉइंट, कितना बचा आपके पास, 5 बचा, तो कितने बार में ले जाए हम इसको, 8 बार में ले जाए हैं, ठीक है 48 है ना, तो लगभग 1 पॉइंट, ठीक है इतनी छोड़ देते हैं, इंटू 10 टू द पावर -1, या अगर आप इसको देखो सॉल्व करो तो ये माइनस है, तो ये जो आपका है वो हो जाएगा 0.18, और बेसिकली ये करंट है, तो करंट की आप यूनिट जानते हो किसमें होती है, एम्पियर में होती है, तो आप यहाँ पे बिना कहे पूछे क्या लगा दोगे, एम्पियर लगा दोगे, ठीक है। इतनी बातें सर समझ में आ रही हैं। तो ये आपका हो जाएगा आपके एग्जाम्पल का क्वेश्चन, है ना। आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कि उस बल्ब में जो है देखो 0.18 एम्पियर, देखो कितनी कम अमाउंट है, मतलब कम नहीं है, बेसिकली ये कम नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप इसको जाकर के टच कर लोगे। मैंने बात आपसे बताया था कि जो करंट होती है काफ़ी कम अमाउंट, इसकी काफ़ी ज़्यादा आपके लिए डेंजरस होगी, बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो चार्ज छोड़ देगा, ये लो चार्ज, और चाहिए चार्ज, ये लो चार्ज, है ना, और मेरा चार्ज लो, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है। चलो एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 12.4 देखते हैं। अच्छा एक मिनट सर, बी पार्ट तो इसका बचिया है ना, बी पार्ट भी कर लेते हैं, बड़ा आसान है, कर लो। देखो कहता है बी पार्ट में कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर, अब इलेक्ट्रिक हीटर में कितना करंट फ्लो होगा,
देखो अब हीटर है भाई, तो हीटर आप जानते हो हीटर के लिए ज़्यादा जो है वो ज़्यादा आपको करंट की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो मतलब कि बल्ब से ज़्यादा करंट आनी चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होगे ये कह रहा है कि अब इसके लिए देखो क्या गिवन है, इसके लिए ये गिवन है जो आपका हाउ मच इलेक्ट्रिक करंट ऑफ हीटर क्वाइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट, यानी कि V इज इक्वल टू कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया है, सही है। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर, देखो रेजिस्टेंस कितना दिया, यानी कि R इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 100 ओम दे दिया है। मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस अगर कम है तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, मतलब वो जो हीटर का जो क्वाइल है वो ज़्यादा अमाउंट में करंट को रोकेगा। देखो कैसे, अब बात समझना, मतलब उसको करंट चाहिए ना, तो आप जानते हो फॉर्मूला जानते हो क्या, आप ये लगा दो डायरेक्टली। आप अभी थोड़ी देर पहले आपने किया I इज इक्वल टू क्या किया आपने, V अपॉन R। तो क्या हो जाएगा, V की वैल्यू कितनी है 220 अपॉन R इज इक्वल टू कितना है 100, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कितना हो गया लगभग 2.2। और ये क्या आप निकालो, करंट निकालो, तो करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। तो देख लो बल्ब की एम्पियर कितनी आई थी, बल्ब की आई थी 0.18 एम्पियर आई थी ना करंट, और हीटर में कितनी करंट जानी चाहिए, 2.2 एम्पियर की करंट जानी चाहिए। तभी तो भाई इतना, मतलब वो क्या कर रहा है, इतने करंट को वो मतलब वो रजिस्ट कर ले रहा है, तभी तो इसकी वजह से जो हीटर के जो कॉइल्स हैं वो क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं, रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बी पार्ट। चलो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 12.4। ओके सर, तो ये एग्जांपल नंबर 12.4 है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो आपने पहले क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में लिख लो, लिख लिया। देखो क्या कहता है, कह रहा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज पीडी बिटवीन द टर्मिनल सॉरी बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। ओके, अभी जो मतलब देखो पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया है 60 वोल्ट दिया है, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर। जब हम 4 एम्पियर का जब हमने करंट जब निकाला फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। अच्छा देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 60 वोल्ट था, और उसमें हमें लगभग 4 एम्पियर की हमें जो करंट है वो हमें मिली। ठीक है, फिर कहता है कि व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, अब कितना करंट अब हीटर ड्रॉ करेगा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। ओके, मतलब अगर हम 120 मतलब अगर हम 60 वोल्ट से करंट को वोल्टेज को पोटेंशियल डिफरेंस को 60 वोल्ट से अगर 120 वोल्ट अगर हम कर दें, तो अब हीटर को कितने मतलब करंट कितने अमाउंट में करंट मिलेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। ओके सर, तो कैसे सॉल्व किया जाए। देखो अब देखो आपके पास क्या है, आप ये समझो, आपने कहा कि सर पहले मेरे पास जो करंट थी, मेरे पास जो पहले गिवन था, मेरे पास जो वोल्टेज थी वो कितनी थी, 60 वोल्ट थी। ठीक है, अच्छा जी, और उस समय जो करंट हीटर को मिलनी चाहिए वो कितनी मिल रही थी, वो 4 एम्पियर की करंट मिल रही थी। तो भाई अगर 4 एम्पियर की अगर करंट मिल रही थी तो हम ये निकाल लें क्या कि वो रेजिस्टेंस कितना क्रिएट कर रहा था, हीटर का जो वायर है वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था। तो वी नो दैट R इज इक्वल टू क्या होता है, जैसे आप चलो मान लो फॉर्मूला, जैसे देखो याद नहीं होता यार किसी को, आपने कहा कि सर V इज इक्वल टू आई आर, आपको इतना याद है, आपको इतना याद है, कोई जरूरी नहीं कि आप 10 फॉर्मूले याद करो, एक फॉर्मूला है ना, एक फॉर्मूले से आप 3 फॉर्मूले बना लो। तो V इज इक्वल टू आपने कहा आई आर, तो R इज इक्वल टू कितना हो गया, V अपॉन आई। तो V कितना दिया गया 60 अपॉन आई कितना है 4, तो ये लगभग काट दो कितने बार में कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4 एकम 4, और ये कितना हो गया आपका, फाइन नहीं लगेगा, ये लगभग आ जाएगा 20। ओके, तो ये हो गया आपका 4 25 20 15, यानी कि 15 ओम। ठीक है, कितना मिला, यानी कि जो रेजिस्टेंस है उस कॉइल में वो कितनी रेजिस्टेंस फ्लो हो रही है, 15 ओम की रेजिस्टेंस फ्लो हो रही है। अच्छा, इतनी रेजिस्टेंस जो है वो फ्लो हो रही है। तो अब कह रहा है कि अब नहीं, अब कहता है कि हम पोटेंशियल अब हम बढ़ा दे रहे हैं, कितना बढ़ा दे रहे हैं, 120 कर दे रहे हैं। नाउ अब हमारे पास जो नया पोटेंशियल है, यानी कि अब हमारे पास जो नया V है वो कितना है, वो 120 है, और हमें पता है कि सर जो रेजिस्टेंस है वो भी कितनी रहेगी, 15 ओम ही रहेगी। बस इस केस में हमसे I पूछ लिया कि भैया I बता दो, I क्या हो जाएगी आपकी। अब देखो फिर से वही चीज़, आप क्या जानते हो, V इज इक्वल टू आई आर, कोई बात नहीं, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन आर, है ना। अब यहाँ पे आप नया वाला V रखोगे तो V कितना रखोगे 120, R कितना रखोगे 15, इसको काट लो तो कितना आ जाएगा 15 अठे, ओके 15 अठे 120, यानी कि 8 ओम। ठीक है, चलो आप अपने इंग्लिश का टेबल पढ़ लो। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा I इज इक्वल टू 8 ओम, यानी कि आपकी रजिस्टर आपका जो क्वाइल है, अब उस क्वाइल में सॉरी 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 सॉरी
8 एम्पियर भाई, है ना। तो अगर आपने वोल्टेज अगर आपने बढ़ा दिया है 120 वोल्ट कर दिया है, तो अब जो है लगभग आपके उस कॉइल में 8 एम्पियर की जो करंट है वो फ्लो होगी। ओके सर, इतनी बातें क्लियर हैं। चलिए सर देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 12.5। ओके सर, ये आपका एग्जांपल नंबर है 12.5। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है ना। देखो बहुत ही आसान है, डरना नहीं है क्वेश्चन को, ऐसा नहीं। देखो बहुत ही आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ना। सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। यूनिट का हमेशा खास ख्याल रखो कि क्या हमारे यूनिट हमारी हम जो मानते हैं यूनिट को, क्या वो हमारे उसके अकॉर्डिंग है ना। यूनिट का हमेशा खास ख्याल रखना चाहिए हमेशा जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। देखो क्वेश्चन को एक बार हम पढ़ लेते हैं। आप पहले अपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। कहता है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। अच्छा भाई, जो कोई एक मेटल वायर है और उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है 26। तो अब देखो लिखे चलो, आपके पास गिवन क्या है। आपने कहा कि सर मेरे पास लेंथ है, यानी कि एल दे दिया 1 मीटर, है ना। उसके बाद उस वायर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, रेजिस्टेंस यानी कि आर कितनी है 26 ओम। अब देखना हमेशा बच्चे याद रखना कि जो भी आपकी वायर होती है सभी वायर की अपनी एक अलग अलग रेजिस्टेंस है ना। जैसे मान लो आप फ्यूज तार यूज करते हो, फ्यूज वायर यूज करते हो कहाँ, आप अपने सर्किट को, जैसे मान लो कि आपने कहीं गड़बड़ी में आप भाई न्यूटन आइंस्टाइन बन गए हो, तो आप अपने घर में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ऐसा कभी किया हो कि नहीं? हम लोग बचपन में ऐसा हमेशा करते थे। तो क्या होता था ना कि कभी कभी अचानक से जो है वो दोनों तारे कभी कभी आपस में सट जाती थी एक दूसरे से, है ना। तो क्या होता था कि जो सर्किट है बेसिकली कहीं कुछ डैमेज तो होता नहीं था। तो जो सर्किट का जो जहाँ से जो हमारा मेन जो सर्किट होता है वहाँ पे हमारे तार, मतलब जो फ्यूज तार है वो मेल्ट हो जाता था, और मेल्ट होने की वजह से पूरे जो घर की जो लाइट होती थी वो कट जाती थी। तो हमारे जो अप्लायंसेज होते थे जैसे बल्ब हो गया, टीवी हो गई, फ्रिज हो गए, तो ये सब सारी चीज़ें बच जाती थी। मतलब कह सकते हो ना बच जाती थी, है ना। काफ़ी सारी चीज़ें हमारी बच जाती थी। तो बेसिकली वो जो सारा का सारा ये जो काम होता था वो होता था फ्यूज़ वायर का, है ना। क्योंकि फ्यूज़ वायर की रेजिस्टेंस क्या थी, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट किया। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट करने की वजह से क्या हो गया, वो जो वायर है वो क्या हो गया, तुरंत मेल्ट हो गया, गल गया। और जैसे ही आपको पता है कि करंट को बेसिकली फ्लो होने के लिए सर्किट की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? सर्किट की। मतलब एक क्लोज सर्किट चाहिए होता है ना, क्लोज सर्किट चाहिए होता है। अगर क्लोज सर्किट है तभी करंट फ्लो होगा। तो अब भाई सर्किट वहां पे अब वायर टूट गया, है ना। वायर कुछ ऐसे जुड़ा हुआ था, बीच से ऐसे कट गया, तो अगर वायर कट गया तो करंट का फ्लो भी बंद हो जाता था। तो देखो सभी में कहने का मतलब हम क्या बता रहे थे कि सभी मटेरियल की अपनी अलग अलग रेजिस्टेंस होती है और उसके बेसिस पे सबकी अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। याद रखना सबकी अलग अलग रजिस्टिविटी होती है। जैसे अगर आप ये टेबल देखो जैसे आप ये टेबल देख रहे हो, है ना। ये टेबल आप देख रहे हो, इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है कि जैसे ये कंडक्टर है ना। कंडक्टर में सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, तो इन सबकी अपनी अलग अलग रजिस्टिविटी है। ये हमेशा फिक्स रहेंगी, ये कभी चेंज नहीं होंगी, है ना। तो वही चीज ये भी कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ वायर, अब देखो क्या दे दिया, डायमीटर यानी कि डी दे दिया है। डी इज इक्वल टू कितना दे दिया है, 0.3 mm। ओके, तो सर ये mm में दिया है तो इसको मीटर में चेंज कर लें। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए आपको, तो आप जानते हो कि मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए हमें 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं ना। तो आप कर दो 0.3 अपॉन 1000। अब सर इसको क्या किया जाए, तो 0.3, देखो ये 1000 का मतलब क्या है, 10⁻³ है। और ये जब 10⁻³ जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻3। या ये कह लो, इसका भी एक पॉइंट इधर खिसका लो तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर। ये बात एक दिन समझ में आ रही है। चलो सर, फिर क्या कहता है कि व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे रो पूछ रहा है कि सर रो की वैल्यू बता दो। रो इज इक्वल टू रजिस्टिविटी क्या होगा, है ना, ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर यूजिंग टेबल 12.2। अभी मैंने जो आपको जो टेबल दिखाया है, फिर ये बताना है कि प्रिडिक्ट द मटेरियल ऑफ वायर, कि वो जो वायर होगा वो कौन से मटेरियल का बना हुआ होगा। मैंने आपको बताया कि रजिस्टिविटी सभी मटेरियल की अलग अलग होती है ना। तो आप रजिस्टिविटी निकाल लो और जिस भी रजिस्टिविटी से आपका वो टेबल मैच कर गया वही आप वायर बता देना। तो फिलहाल हमें क्या निकालना है सर, हमें निकालनी है रजिस्टिविटी। ओके, तो अब मेरे को आप ये बताओ, रजिस्टिविटी का आपने फॉर्मूला पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा था। देखो आपको, आप कह रहे हो सर हमें नहीं याद है। भाई जो बच्चों को याद है वो तो अच्छी बात है। आपने कहा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मान लो आपने याद नहीं किया, कोई बात नहीं। तो आपने कहा, आपने कहा था कि सर रजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए हमने ये कहा था कि हमारा जो आर होता था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था एल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता था एरिया के। फिर यहाँ से हमने सिंबल हटाया, इज इक्वल टू लगा, तो यहाँ पे हमारा लग गया था। ये बातें अब आपको याद हो गई। अब आपको ये फॉर्मूला याद, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, आपने ये फॉर्मूला बना लिया। अब आप यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लो। तो रो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा देखो R × A अपॉन L।
अब अपने गिवन को देखो, तो आपके पास गिवन क्या क्या है, आपके पास गिवन एल है, चलो भाई ये एल गिवन है, आर गिवन है, चलो भाई ये आर भी गिवन है, लेकिन सर ये ए नहीं दिया। अब सर इसका क्या किया जाए, ए नहीं दिया, ए की जगह क्या दे दिया, ए की जगह हमारे पास दे दिया है डायमीटर। कोई बात नहीं, आप जानते हो क्या, ए इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर होता है। भाई सर्किल है ना, कहता था ना कि हमारा वो क्रॉस सेक्शनल लेना है, मतलब ठीक है, क्रॉस सेक्शनल मतलब कि मान लो अगर ये कोई वायर है, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन मतलब ये ऐसे काट दो, तो ये आपका ये क्या बना है कि ये सर्किल बना है ना, तो सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब आर, अब यहाँ पे आपकी ये आर क्या रेडियस है, लेकिन आपको चाहिए, आपको चाहिए डायमीटर, मतलब बेसिकली आपको रेडियस चाहिए ना, लेकिन आपके दिया क्या, डायमीटर दिया। कोई बात नहीं, हम आर की जगह क्या यूज करेंगे, डायमीटर का यूज करेंगे, यूज है ना, तो क्या करते हैं पाई इनटू, अब आर की जगह सर क्या रख दिया जाए, तो देखो बेसिकली क्या होता है, d इज इक्वल टू क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है 2r, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d अपॉन 2, तो क्या रख दें, हम ये रख दें क्या, d अपॉन 2 का होल स्क्वायर। बोलो इतनी बातें समझ में आ रही हैं, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं कंफ्यूजन है, ओके सर। तो ये आपके पास कितना हो गया, ये आपके पास हो गया इसको आप अगर सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ये आया। तो जहाँ भी अब आपके पास ए है, ए मतलब एरिया है, जहाँ भी आपका ये जो एरिया है, अब इस एरिया की जगह क्या रख दो, पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। आगे बातें समझ में है ना, तो आपने रख दिया सर रो इज इक्वल टू आर अपॉन एल था, और आपने ए की जगह क्या रख दिया, आपने ए की जगह रख दिया पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। अब आप सारी की सारी वैल्यू रख दो, देखो लेते हैं डी की वैल्यू आपको दी गई है और 4 की जगह 4 रख दो, तो आप ये रखो। देखो अब इसको सॉल्व करना है, बस ऐसे ही सॉल्व करते हैं, कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपने यूनिट का ख्याल रखा, यूनिट में क्या किया कि भाई आपके पास यहाँ पे आपका जो डायमीटर दिया गया था वो mm में मतलब मिलीमीटर में दिया गया था, तो आपने उस डायमीटर को मीटर में चेंज कर लिया है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, ओके जी। अब देखो सर क्या कर लिया जाए, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख दे आर की वैल्यू कितनी है 26 अपॉन एल की वैल्यू कितनी है 1 है, छोड़ दो। पाई की वैल्यू कितनी है, तो पाई की वैल्यू आप रख लो कितनी 3.14 रख लेते हैं, इंटू डी की वैल्यू देखो कितनी है, डी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 4। अच्छा यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना है, इसका क्या है, इस डी का क्या है स्क्वायर है, तो हम भी इसका क्या कर दें स्क्वायर कर दें। आगे बातें समझ में। अब सर इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, कोई बात नहीं, बहुत आसान है, सॉल्व कर लो। देखो सबसे पहले आप इसको बाहर निकालो, तो 3.14 इसको वैसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखो ये 3 का भी स्क्वायर है माइनस 4 का भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया। 10⁻⁴ का जब आप स्क्वायर करोगे तो मतलब 10⁻⁻⁴ के पावर 2 है ना, यानी कि 10⁻⁻⁴ इंटू 10⁻⁴। आगे बातें समझ में। अब इसको आप फिर से थोड़ा सा सॉल्व कर लो। देखो अगर ये कटता है तो काट दो, 2 2 जा, और ये आपका हो जाएगा 2 1 जा, और ये आपका हो जाएगा 2 3 जा, तो कितना आ गया 13/2, ठीक है, इंटू 3.14 इंटू, अब देखो ये कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁻8। आगे बातें समझ में। डायरेक्टली भी आप यहाँ से इसका अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना आ जाता 8 आ जाता। कोई बात नहीं, आप इस स्टेप को हटा करके ये वाला स्टेप लिख सकते हो, ठीक। अच्छा जी, अब सर यहाँ से क्या किया जाए, अगर ये कटता है इससे तो हम इसको काट देते हैं। ये आपका हो जाएगा 2 1 जा और 0 7, ठीक है। अब आप क्या कर लो मल्टीप्लाई कर लो, तो सर क्या किया जाए 13 कैसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो कितना हो जाएगा 1391। एक आप ये मल्टीप्लाई करो वीडियो पॉज करके, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1391 1 9, और ये आपका हो गया 9 9 और 13 1 जा 13, ओके 1 टेंस, ओके, इंटू 9 इंटू 10⁻⁻8। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा हम और सॉल्व कर लेते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें 9 में इसका मल्टीप्लाई करना है, तो कर दिया जाए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हो जाएगा 9 9 जा 9 1 जा 9, फिर ये आपका हो जाएगा 9 1 जा 81 8 आया, और 9 का 27, और 27 और 8 35, 27 और 35 5 के कैरी कितना है 3, 9 1 जा 9, 9 और 3 कितना हो गया आपका 12, तो पॉइंट लगा दो 1 2 1 2, ठीक है, यहाँ पे लग गया है ना। तो कितना आया इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, लगभग इस पॉइंट को हम उठा करके यहाँ पर ले आने वाले हैं, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 1.2519
इंटू 10⁻, अब ये देखो 2 पॉइंट, आपने पॉइंट इधर खिसका है ना, तो इसमें से 2 और कम कर दो, तो 2 और कम कर दो तो कितना हो जाएगा 6, है ना। और ये बेसिकली है क्या, रजिस्टिविटी आप निकाल रहे हो, तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम इंटू मीटर। अब आप मेरे को ये बताओ, आप जैसे आप देख रहे हो कि इसका कितना है 10⁻⁻6 आया है, तो आपने देखा टेबल, है ना, ये देखो आप टेबल देखो। ओके सर, तो ये टेबल आपको दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा है। चलो, तो आपने कहा सर 10⁻⁻6 और कितना है, लगभग 1.25 के आसपास है, तो 1.25 मरकरी का ये -8 है, -6, ये देखो -6 है ना। तो -6 देखो किसका है, दिख रहा है ना। ओके, तो कहाँ गया ये -6, 49 नहीं, 49 तो भाई मेरा है नहीं, 1 पॉइंट के आसपास है, 1 पॉइंट के आसपास है। तो हमने क्या दिया कि मेरा जो 1 पॉइंट के आसपास है, तो मेरी कौन सी वायर है, ये मेरी मैग्नीज की वायर होगी, है ना, मैग्नीज की वायर होगी। तो हम क्या लिख देंगे, हमारी जो वायर है वो कौन सी है, तो क्या लिख दो आप, ये लिख दो रजिस्टिविटी ऑफ वायर, रजिस्टिविटी ऑफ वायर किससे बिलोंग कर रहा है, बिलोंग टू कौन सा आपका वायर था, मैंगनीज का वायर था, है ना। तो मैंगनीज, MANG, मैंग, है ना, मैंगनीज। ओके, तो ये की कौन सी आपकी हो जाएगी, मैंगनीज वायर हो जाएगी। तो ये आपका हो गया प्यारा सा आंसर। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 12.6। ओके सर, तो ये आपका एग्जांपल है 12.6, लास्ट आपका ये, मतलब लास्ट नहीं कह सकते, देखो चलो। कहता है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ ऑफ L, मतलब कोई एक वायर है और उस वायर की जो लेंथ है वो कितनी L है, मतलब कोई नंबर नहीं दिया, बेसिकली L बोल दिया। अब L पता नहीं, वो जो बुक छापने वाला समझे क्या है। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और एरिया कितना दे दिया, एरिया दे दिया है A, ऑफ हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम, हाँ लेकिन रेजिस्टेंस दे दिया, रेजिस्टेंस कितना दे दिया, 4 ओम है। मतलब कि ऐसा समझो, कोई एक वायर थी, उस वायर की लेंथ L थी, एरिया उसका A था, और उसकी रेजिस्टेंस थी 4 ओम, है ना, रेजिस्टेंस कितनी थी, 4 ओम थी। फिर कह रहा है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर, अब एक आपके पास एक दूसरा वायर है, लेकिन सेम मटेरियल, लेकिन मटेरियल उसका क्या है, सेम है, कोई बात नहीं, मटेरियल तो सेम है, हैविंग लेंथ L/2, देखो भाई मटेरियल सेम है, लेकिन लेंथ थोड़ी सी बदल गई। तो आपको पता होता है कि जो रेजिस्टेंस होती है वो बेसिकली लेंथ पर डिपेंड करती है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बदलेगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A, देखो एरिया भी बदल गया, अब एरिया कितना हो गया, 2A हो गया, पहले A था, एरिया 2A हो गया, लेंथ पहले L था, अब L/2 हो गया। तो कह रहा है कि अब इस केस में रेजिस्टेंस क्या होगा ना, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस, नया वाला रेजिस्टेंस अब क्या होगा। देखो क्वेश्चन आपने लिख लिया, ओके, तो आपने कहा फॉर फर्स्ट वायर, ठीक है, फर्स्ट वायर, मान लो फर्स्ट वायर के लिए, मान लो हमने कहा कि उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, लेंथ इज इक्वल टू L है, एरिया जो है वो कितना है, एरिया इज इक्वल टू A है, ठीक है। और कहता है कि जो रेजिस्टेंस है, मान लो कि फर्स्ट वायर के लिए मान लो हम R1 ले लेते हैं, R1 इज इक्वल टू कितना है, 4 ओम है। तो आप ये बताओ R का फॉर्मूला क्या जानते हो, वी नो दैट R इज इक्वल टू LA, जब होता है तो आप कहते हो ना कि रो L/A। देखो रजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, अब पूछो क्यों, रजिस्टिविटी सेम भाई क्यों होगी, क्योंकि दोनों की जो दोनों केसेस में जो मटेरियल लिया गया है वो सेम मटेरियल, मतलब जो वायर है वो सेम मटेरियल की है ना। तो आप सेम मटेरियल की अगर आप वायर ले रहे हो, भले ही उसकी थिकनेस मोटी कर दो, लेकिन जो उसकी रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, हमेशा सेम होगी, दोनों की जो रजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अच्छा जी, इतनी बातें समझ में आ रही हैं, ओके। तो आपने कहा सर ठीक है, रजिस्टिविटी दोनों की सेम है, अच्छा, तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, तो R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा, बेसिकली ये दिया कितना, R1 इज इक्वल टू कितना दिया, 4 ओम दिया है, तो आप ये कह लो कि R1 इज इक्वल टू 4, और 4 इज इक्वल टू कितना होगा, रो L की जगह L रखेंगे और A की जगह A ही रखेंगे। फिलहाल ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर है फर्स्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड वायर की। अब आप फिर से अपने क्वेश्चन को देखो, आपने कहा सर सेकेंड वायर के लिए, फॉर सेकेंड वायर, ठीक है। अब देखो हमें कुछ नहीं करना, वो खुद कह रहा है, कहता है कि सेकेंड वायर के लिए क्या करना है, अब लेंथ L/2 कर दो, तो अब जो लेंथ है वो कितनी रखेंगे, L/2 रखेंगे, ठीक है। और जो एरिया है वो अब कितना रखेंगे, एरिया अब हम कितना रखना है, 2A रखना है, ओके। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि भाई इतना रख दो, ठीक है। तो कह रहा है कि अब उस केस में अब R बता दो, तो मान लो चलो R2 हमें निकालना है, तो अब आप ये फिर से देखते हो कि R इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है रो इंटू L/A,
अब जो मान लो R2 तो R2, अब रो की जगह तो आप रो ही रखोगे, क्यों? क्योंकि रजिस्टिविटी जो होगी दोनों वायर की वो सेम होगी, क्योंकि सेम मटेरियल है। क्वेश्चन में मेंशन कर दिया है ना, सेम मटेरियल। हमेशा याद रखना बच्चे, सेम मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी सेम होगी, भले वो चाहे लेंथ चाहे एरिया कुछ और हो रहा हो, हाँ, लेकिन रजिस्टेंस चेंज होगा। तो आपने कहा सर ये है इनटू, अब एल की जगह देखो आप कितना रखोगे, एल की जगह आप रखोगे L/2, तो एल की जगह आपने रख दिया L/2 अपॉन ए की जगह आपने कितना रख दिया 2a, ए की जगह आपने कितना रख दिया 2a, ठीक है। ओके, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो यहाँ से कई सारे ऑप्शन होते हैं। पहले ऑप्शन आप देखो क्या कर सकते थे कि यहाँ से आप रो की वैल्यू निकालते, है ना, यहाँ से आप रो की वैल्यू निकालते 4a/L करके, यहाँ से आप रो की वैल्यू निकालते, है ना। तो इस तरीके से आप दोनों रो को इक्वल रख दो, या फिर आप देखो और क्या कर सकते हो, आप क्या कर लो कि आप इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर लो, है ना। तो क्या कह दो आप, क्या दो फ्रॉम इक्वेशन 1 या 2, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको थोड़ा सा हम 2 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा है कि ये हो जाएगा रो, और देखो इसके अपॉन में कुछ नहीं हुआ है तो 1, ये बन जाएगा सबसे टॉप पर, ये जाएगा यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रो और अपॉन 4a। आगे बात है समझ में, रो अपॉन क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, है ना, ऐसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई 2, तो R1/R2 ऐसे तो करते हैं, है ना, आपने इक्वेशन पढ़ा है, कोई बात नहीं, आप जाकर के मैथ्स वाले सेक्शन में जाकर के आप पढ़ो, है ना, इक्वेशन वाला पोर्शन, ये जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, ठीक। तो R1/R2 इज इक्वल टू, तो देखो ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है क्या, ये दिखा, है ना, क्या कहता है रो L/A, क्या कहता है रो L/A अपॉन, ये क्या कहता है रो अपॉन 4a, ठीक है। अब बात समझो भाई, ये ऐसे हो गया, तो ये कहाँ जाएगा सबसे टॉप पर, ये कहाँ जाएगा यहाँ पर, देखो। तो जब ये यहाँ पर ऐसा करते हैं, वैसे पहले लिख लेते हैं, ओके सर, रो L, अब ये कहाँ गया इंटू 4a, है ना, यहाँ 4a हो गया, अपॉन ये a इंटू रो, देखो ये रो से रो ये कैंसिल आउट हो गया, ये a से ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और एक मिनट, आपका L कहाँ चला गया, यहाँ पे L भी है भाई, ठीक है, L इंटू L, ये L से L भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा R1/R2 इज इक्वल टू कितना बच गया 4, है ना। और R1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, R1 की वैल्यू है 4, तो रख दो, R1 की वैल्यू रख दी आपने 4/R2 इज इक्वल टू 4, तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया 1, तो कितना हो गया R2 इज इक्वल टू हो गया आपका 1 ओम। आगे बातें समझ में आसान है, कोई प्रॉब्लम है नहीं है, जो भी है आप कमेंट करके बता दो, और हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो हो गया है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। और वीडियो को बड़े छोटे से मतलब नहीं है, आपको बेसिकली पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। चलो बच्चे, मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।